अर्जुन और नितिच्छा के जाने के बाद अग्रिमा भी अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आ तो गई पर उसके हाथ पैर ढीले पड़ चुके हैं। अर्जुन का व्यवहार उसे परेशान कर रहा था। उसने हमेशा ही अर्जुन के प्रति अपने भावों को अपने मन में दबाया था। किसी और के सामने तो छोड़ो, उसने कभी खुद से भी अर्जुन के बारे में बात नहीं की थी और अर्जुन उसने कभी दुनिया की परवाह नहीं की। उसके फैसले हमेशा साफ होते थे, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या अग्रिमा को अपने साथ न लेकर आने का निजी फैसला हो। पर अब उसे ये क्या हो गया है? एक तरफ तो वो नितिच्छा से शादी करने को बोल चुका है और दूसरी तरफ वो अग्रिमा के करीब जा रहा है। अग्रिमा इस गुत्थी में उलझती जा रही थी। क्या अर्जुन उस पर सिर्फ दया दिखा रहा है? वो क्यों उसकी इच्छा का मान रखना चाहता है? क्या वो हल्दी और मेहंदी जैसी रस्मों का महत्व नहीं जानता? लेकिन वो उस पर दया भी क्यों दिखा रहा है? अर्जुन के स्वभाव के अनुसार तो उसे या तो अग्रिमा पर गुस्सा करना चाहिए था या फिर उसे अग्रिमा से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। ये हमदर्दी और हिसाब किताब वाला कॉन्सेप्ट अग्रिमा की समझ से बाहर था। अर्जुन उसके हाथ पर मेहंदी लगाएगा, ये सोचते ही अग्रिमा की धड़कनें बगावत पर उतर आई। पर अगले ही पल उसे कबीर की बात याद आ गई। अर्जुन को ये सब पसंद नहीं है। कहीं अर्जुन उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा था या वो इस तरह से अग्रिमा के इमोशनल नेचर का फायदा उठाकर उसे दुख पहुंचाना चाहता है? अर्जुन की अग्रिमा के प्रति फीलिंग से अनजान अग्रिमा ने ना जाने क्या क्या सोच लिया था। उसके दिल और दिमाग बहुत तेजी से अपना काम कर रहे थे। अदिति के फ़ोन से उसका ध्यान टूटा। उसने फ़ोन उठाकर बात की तो पता चला कि संचिता की बीपी हाई होने की वजह से ऑपरेशन अभी के लिए होल्ड रखा गया है। अग्रिमा ने कुछ देर अदिति से बात की। वैसे तो उसे ऑपरेशन से पहले अपनी माँ के पास पहुँच जाना चाहिए था, पर बचपन से अपनी दादी और राखी जी को कड़वी बातें सुनकर कहीं न कहीं वो भी ये मानने लगी थी कि उसकी खबर किस्मत उसके साथ रहने वालों पर भी असर डालती है, या साफ शब्दों में कहा जाए तो वो खुद मनहूस मानने लगी थी और नहीं चाहती थी कि उसकी मनहूसियत का प्रभाव उसकी माँ के जीवन पर पड़े। अग्रिमा एक ऐसी इंसान थी जिसने अपने अलावा इस पूरी दुनिया में किसी को मनहूस नहीं माना था, पर खुद के बारे में वो न चाहते हुए भी ऐसा सोचने लगी थी। जब कोई एक ही बात को हर रोज कहता है तो हमें न चाहते हुए भी उस पर थोड़ा बहुत विश्वास होने लगता है। यही अग्रिमा के साथ भी हुआ। उसकी दादी शारदा जी और माँ राखी जी ने हमेशा उसे ही सब बातों के लिए जिम्मेदार माना था और उसे सुनाया था, तो उसने भी न चाहते हुए उसे ये भी कभी कभी सच ही लगने लगा था। जब भी कुछ गलत होता था अग्रिमा को अंदर ही अंदर लगने लगता था कि सब उसकी वजह से ही हो रहा है। इसलिए वो ऑपरेशन के सफल होने से पहले वो अपनी माँ के पास जाना नहीं चाहती थी और फ़ोन पर ही सब हैंडल कर रही थी। उसने अदिति से बात करने के बाद वक्त देखा तो मेहंदी के फंक्शन के शुरू होने का टाइम हो गया था। वो तैयार होने चली गई। वो वैसे भी डर लग रहा था कि अर्जुन आज पता नहीं क्या करने वाला है। हमेशा की तरह उसने सब किस्मत पर छोड़ा और वॉशरूम में चली गई। अर्जुन भी अपने कमरे के वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा किसी सोच में गुम था। उसे देखकर लग रहा था वो अपने दिमाग में कुछ प्लान बना रहा है। फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई। अर्जुन तैयार होकर फंक्शन में आया तो उसके घर वाले पहले ही वहां मौजूद थे। अथर भी कबीर के साथ खड़ा था। अर्जुन ने सबसे मुलाकात की और फिर अपने नजरें चारों ओर घुमा दी, पर उसे अग्रिमा कहीं दिखाई नहीं दी। नितिच्छा भी तैयार होकर पार्टी में आ गई थी। अर्जुन को देखते ही वो अर्जुन के पास चली गई और अथर्व उसे देखते ही वहां से चला गया। नितिच्छा पर उसे तबीयत से गुस्सा आ रहा था, पर अर्जुन ने उसे जो भी बताया था वो सब सोचकर चुप था। नितिच्छा ने अर्जुन से रिक्वेस्ट करते हुए पूछा,
अर्जुन, क्या हम संगीत में एक साथ डांस कर सकते हैं? अर्जुन ने एक नज़र नितिच्छा को देखते हुए कहा, नितिच्छा, एक साथ डांस करने में कोई बुराई नहीं है, बट अभी मैं हम दोनों पर कोई लाइट नहीं चाहता। नितिच्छा को अर्जुन का जवाब अच्छा नहीं लगा, तो उसने अर्जुन से पूछा, क्या हम लोग अग्रिमा की वजह से एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आपने शादी के लिए हाँ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए की है, नहीं तो आपको शायद मुझसे कोई लगाव नहीं है। अर्जुन ने नितिच्छा की तरफ देखा तो उसे उसके चेहरे पर शिकायतें नजर आई। फिर अर्जुन ने नितिच्छा से साफ तौर पर कहा, यह सच है नितिच्छा, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है और मैंने शादी के लिए हाँ भी फैमिली के लिए की है, लेकिन हम दोनों के एक दूसरे से बात करने की वजह अग्रिमा बिल्कुल नहीं है, इसकी वजह मैं और तुम ही हैं। नितिच्छा ने सावरिया निगाहों से अर्जुन को देखा तो अर्जुन बोला, क्या तुमने मुझसे आज तक कभी भी अग्रिमा के बारे में बात की या कभी मेरी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बात की? नितिच्छा ने झेपते हुए अर्जुन से कहा, वो आप किसी से भी इस बारे में बात नहीं कर रहे थे तो मुझे लगा। अर्जुन ने अब नितिच्छा की बात काटते हुए हल्के से तेज स्वर में कहा, चलो मुझसे बात नहीं कर सकती थी, पर मेरे भाई मेरी फैमिली को ये तो समझाने की कोशिश तो कर सकती थी ना। तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगी इस रिश्ते को निभाने की। तुमने अथर्व से कहा कि मैं एडजस्ट नहीं करूँगा तो तुम कर लोगी, पर क्या तुमने कभी मेरी मॉम मेरी बुआ को ये यकीन दिलाना चाहा कि तुम मेरे परिवार के लिए सही लड़की हो? नहीं, तुमने तो किसी से बात तक नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले से मुझसे शादी करना चाहती थी और अब जब मौका मिला है तो इसे किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती? अर्जुन के साफ सपाट लहजे में नितिच्छा को परेशान कर दिया था और उसकी कलेजा मुंह तक आ गया था। ये सोचकर कि कहीं अर्जुन उसके नापाक इरादे जान तो नहीं गया। वो थोड़ा झिझकते और अटकते हुए अर्जुन से बोली, नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी तो मैंने सोचा कि वापस घर जाकर सबसे बात करूंगी। नितिच्छा ने जैसे तैसे अपनी बात खत्म की और उसके कुछ और कहने से पहले उसका फोन बज उठा। नितिच्छा ने फोन करने वालों को ढेर सारी दुआएं दी, जिसके चलते वो भूखे शेर की गुफा से जिंदा वापस निकल आई। नितिच्छा अपना फोन लेकर एक तरफ चली गई और बात करने लगी। उसे आज अर्जुन के बर्ताव से डर लगने लगा था। वो जान गई थी कि अर्जुन के साथ रहना या शादी निभाना इतना आसान भी नहीं होगा। वो एक आइडियल वाइफ चाहता है और नितिच्छा के लिए वो बनना बहुत मुश्किल होगा। पर फोन पर अपने पिता की बात सुनकर उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। फोन कटने के बाद वो फोन को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए सोचने लगी, अब आप मुझसे दूर नहीं जा सकते। अर्जुन प्रताप सिंह, लव यू पापा। अब निमेश सोलंकी किसी खास तैयारी में था और नीरज किसी तरह अपने गुस्से को दबाए बैठा था। उसे अर्जुन से बदला लेना था, अपनी कंपनी वापस लेनी थी, पर अपने पिता के कहने पर उसे चुप बैठना पड़ रहा था, जो उसे हरगिज गवारा नहीं था। कावेरी जी भी अपने कमरे में किसी गहन चिंतन में बैठी थी। उसकी आंखों की पुतलियां बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। चेहरे के भाव बता रहे थे कि उन्हें डर लग रहा है। बहुत हिम्मत करने के बाद वो संग्राम सोलंकी के कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई और गेट पर हल्के से नॉक किया। संग्राम जी ने अंदर आने को कहा तो कावेरी जी कमरे के थोड़ा अंदर जाकर खड़ी हो गई। संग्राम जी ने उन्हें ऐसे खड़े देखा तो वो एक लंबी सांस लेकर बेड पर बैठ गए। कावेरी जी ने अपने दुपट्टे को सिर पर संभालते हुए कहा, बाबूजी आप ये सब रोक सकते हैं, ये सब गलत है। अपने बेटे को समझाइए कि गलत कर्मों का खामियाजा बहुत महंगा साबित हो सकता है, नहीं तो कल को हमारे पास आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कावेरी जी के ये बोलते हुए वहां से चली गई और संग्राम जी हताश से वहीं बैठे रहे। ये कलयुग है, इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिल सकता है। इस बात से संग्राम जी अच्छे से वाकिफ थे। पूरी जिंदगी उन्होंने फरेब और धोखे से आगे बढ़ना चाहा, लेकिन इस भाग दौड़ में उसने अपने बेटे अनिमेष की नज़रों में
अपने लिए सम्मान खो दिया और यही रस्म उनके पोते ने भी निभाई। कावेरी जी के साथ उन्होंने बहू का तौर पर एक नौकरानी जैसा सलूक किया और आज सिर्फ वो बहू ही उन्हें पिता जैसा आदर देती है और बेटी की तरह उनकी सेवा करती है। नक्श परेशान सा अपने ऑफिस में बैठा था कि उसके केबिन का गेट नॉक हुआ। नक्श ने खुद को सम्मान करते हुए कम इन कहा तो अदिति अंदर आई। नक्श अपने सिर पर हाथ रख कर बैठा था। अदिति को उसे ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने देखा था नक्श को खुद से जूझते हुए। जब नक्श को ये पता चला था कि इन सब में उसके दादाजी का हाथ भी है और शायद उसके पापा का भी, हालांकि उसके पापा का नाम कहीं आया नहीं था, पर नक्श अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था। अदिति ने अपनी हल्की और मीठी सी आवाज़ में नक्श से कहा, गुड आफ्टरनून सर। अदिति की आवाज़ सुनकर नक्श ने सिर उठाकर देखा तो हालत अच्छे ना होने के बावजूद भी नक्श के चेहरे पर एक चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए अदिति को बैठने का इशारा किया। अदिति ने बैठते हुए नक्श से सामने कुछ और डाटा रखा, जिसे देखकर नक्श का चेहरा एक बार फिर उदासी से भर गया। अदिति ने भी ये नोटिस किया और न चाहते हुए भी नक्श से पूछ ही लिया, क्या बात है सर? इन सब के बारे में जानकर तो आप कि खुश होना चाहिए कि आपको पता चल गया है कौन दोषी है। नक्श ने अदिति की तरफ देखकर बुझे हुए मन से कहा, इंद्र प्रताप सिंह मेरे दादाजी हैं और इनका नाम इन सब से जुड़ा हुआ है, तो मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? अदिति को अब समझ आया कि नक्श इतना उदास क्यों है। उसने कुछ सोचकर नक्श से कहा, सर आपको अपनी फैमिली से इस बारे में बात करनी चाहिए। हो सकता है उनके पास कुछ वैलिड रीजन हो इन सब का, या फिर उन्होंने किसी खास मकसद से ये सब किया हो। नक्श ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अपने ही परिवार को धोखा देने का कोई भी रीजन या मकसद जायज नहीं हो सकता अदिति, वो सब सिर्फ बहाने हो सकते हैं। अदिति ने एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहा, फिर भी सर कम से कम आपको उनका नज़रिया तो पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अर्जुन सर कुछ करे उससे पहले आपको सबसे बात करनी चाहिए सर। नक्श को अदिति की बातों में जब अपने और अपने परिवार के लिए फिक्र दिखाई दी तो उसे अंदर ही अंदर एक अलग ही खुशी महसूस हुई। उसने अदिति से कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं बात करके देखता हूँ। अदिति ने सारी रिपोर्ट नक्श को दी और फिर वहाँ से जाने लगी तो नक्श ने उसे रोकते हुए कहा, अदिति एक मिनट रुको। अदिति रुक गई तो नक्श अपनी सीट से खड़ा होकर उसके सामने आया और बोला, मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसके लिए मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ और अब तुम्हें अपनी और अपने परिवार की फिक्र करते देख मुझे अपनी गलती बहुत बड़ी लगने लगी है। आई एम सॉरी अदिति। अदिति भी अब नक्श के साथ कुछ हद तक नॉर्मल हो चुकी थी तो उसने नक्श से कहा, इट्स ओके सर, मेरे ख्याल से हम दोनों को वो सब भूल जाना चाहिए। नक्श को ये सुनकर अच्छा लगा कि अदिति अब उसके साथ कुछ सहज है तो उसने अदिति से कहा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो कैन वी फ्रेंड्स। अदिति ने नक्श से ऐसे किसी प्रपोजल की उम्मीद नहीं थी तो वो नक्श को बस थोड़ी हैरानी से देख रही थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, आप मेरे बॉस हैं और वैसे भी मेरी दी कहती है कि दोस्ती बराबर वालों में ही ठीक होती है और आप और मैं बिल्कुल अलग समाज से हैं। नक्श ने उसकी बात बीच में रोक कर उससे कहा, अदिति क्या बोल रही हो तुम? मैं दोस्ती की बात कर रहा हूँ, ना कि बिजनेस पार्टनरशिप की। तो जो तुम्हें हैसियत और बैंक बैलेंस देखना पड़ रहा है। दोस्ती मतलब जो लोग जो एक दूसरे से अपने दिल की बात बिना किसी हिचक के कह सके, जो अपनी खुशी और टेंशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। आई अंडरस्टैंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ मी बट इट्स ऑल राइट, यू कैन से नो। अदिति को नक्श की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही फिल्मी डायलॉग मार गई। उसने नक्श से कहा, आई एम सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। नक्श ने अब आगे बात को जारी रखने की बजाय अदिति से कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने ऑफिस जाओ और इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक फाइल में इकट्ठा कर लो। अर्जुन से ये सब जरूर देखना चाहेगा। अदिति ने ओके सर कहा और वो वहाँ से निकलकर अपने ऑफिस के लिए चली गई। नक्श ने अपनी कुर्सी पर सीट टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली।
नितिक्षा अपने पापा से बात करने के बाद कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। उसने देखा कि प्रेरणा के पास मेहंदी वाली लड़की बैठी उसे मेहंदी लगा रही है और कबीर और अर्जुन दूसरी तरफ अथर्व और अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं। वो भी अर्जुन की तरफ चली गई। प्रेरणा ने कबीर को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया तो कबीर वहां चला आया। अर्जुन की नज़र लगातार दरवाजे पर बनी हुई थी। अग्रिमा अब तक पार्टी में नहीं आई थी और अब अर्जुन का सब जवाब दे रहा था। अथर्व को उसकी बेचैनी दिखाई तो दे रही थी पर उसे कारण समझ नहीं आ रहा था। वो लगातार अर्जुन के चेहरे पर अपनी नज़र बनाए था। कुछ ही पल बाद अर्जुन की आंखों में आई चमक को देखकर अथर्व ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसकी आंखों में कई सारे सवाल उभर आए। क्या सच में अर्जुन के चेहरे पर खिलावट इस लड़की को देखकर ही आई है या मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही। वहीं अर्जुन की निगाहें सामने गेट से आती अग्रिमा पर एक टक लगी थी जो एक लेमन ग्रीन कलर के लॉन्ग फ्रॉक सूट में चली आ रही थी। उसका ग्रीन और पिंक कलर का दुपट्टा उसके कंधों से कमर तक फैला हुआ था। बाल हमेशा से जैसे बंधे हुए, कोई मेकअप नहीं, बस दोनों आंखों में काजल की हल्की सी धार और होठों पर हल्का सा गुलाबी रंग। हाँ, माथे पर एक छोटी सी बिंदी अभी भी थी और दाईं हथेली पर पट्टी थी भी। अर्जुन के दिल की रफ्तार अग्रिमा के बढ़ते कदमों के साथ ही बढ़ रही थी। ये लड़की उसे हर बार पिछली बार से ज़्यादा खूबसूरत लगती है, हर बार उसकी धड़कनों को तेज कर देती है, उसकी मुस्कुराहट की वजह बन जाती है। अथर्व की नज़रें कभी अर्जुन पर जाती तो कभी अग्रिमा पर। अर्जुन ने बड़ी ही मुश्किल से अग्रिमा से अपनी नज़रें हटाई और कहीं और देखने लगा। अथर्व को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अर्जुन अग्रिमा को प्यार से देख रहा था या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि जब अग्रिमा गेट से आई तो अर्जुन का ध्यान उसकी तरफ था। अग्रिमा सीधे प्रेरणा की तरफ चली गई। प्रेरणा के दोनों हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी और वो इस वक्त बहुत खुश थी। मुस्कान तो जैसे उसके चेहरे पर चिपक गई थी। अग्रिमा ने उसे हमेशा ऐसे ही खुश रहने की दुआ दी और वो वहीं बैठ गए। उसे एहसास था अर्जुन की खुद पर पड़ती नज़रों का और उसने खुद को रोका हुआ था अर्जुन की तरफ देखने से। कबीर भी आकर प्रेरणा के पास बैठ गया और उसकी मेहंदी देखने लगा। दोनों साथ में हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। अग्रिमा ने भी एक मुस्कान के साथ दोनों को देखा और उनसे बातें करने लगी। नितिक्षा भी मेहंदी लगवा चुकी थी और उसने अर्जुन का नाम पर लिखने की बजाय सिर्फ ए अपनी हथेली पर लिखवा लिया था। प्रेरणा मेहंदी लगवाते हुए थक गई थी और उसने खुद कुछ देर के लिए ब्रेक लिया और वेटर को कुछ स्नैक्स लाने को बोला। कबीर, प्रेरणा, अग्रिमा, अर्जुन, अथर्व और नितिक्षा एक टेबल पर थे। अग्रिमा प्रेरणा के साथ बैठी थी और अर्जुन जानबूझकर उसके बिल्कुल सामने बैठा था। नजरें चुराती अग्रिमा उसे और भी ज़्यादा दिलकश लग रही थी और साथ ही उसे अग्रिमा की हालत पर हंसी आ रही थी। अग्रिमा भी थोड़ा डरी हुई थी कि अर्जुन जाने क्या करेगा, पर अपने डर को छुपाने के लिए वो मुस्कुरा रही थी। वहीं नितिक्षा से अग्रिमा का मुस्कुराना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कॉलेज से ही अग्रिमा को पसंद नहीं करती थी। अग्रिमा हमेशा से अपनी क्लास में टॉपर रही थी और नितिक्षा को हर जगह लाइमलाइट में रहना पसंद था। अग्रिमा की वजह से सबका फोकस नितिक्षा से हट जाता था। वो कॉलेज की मिस फ्रेशर थी पर अग्रिमा ने अपने स्वभाव और अपनी नॉलेज से सबके दिल जीत लिए थे। नितिक्षा अब मिस फ्रेशर होने के अलावा सब चीज़ों में दूसरे नंबर पर थी और इसलिए उसे अग्रिमा रत्ती भर भी पसंद नहीं थी। फिर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और उसने अग्रिमा को देखते हुए कहा, अग्रिमा, तुमने मेहंदी नहीं लगाई। नितिक्षा के इस सवाल पर सबकी निगाहें अग्रिमा की हथेली पर जा टिकी। नितिक्षा ने अपनी नफरत को एक बार फिर व्यंग का रूप देकर कहा, मेहंदी लगा भी लोगी तो भी शायद रंग अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जिसके नाम की लगाओगी उसे तो तुमसे नफरत है। आई फील सॉरी फॉर यू। बहुत ही खराब किस्मत है तुम्हारी। अग्रिमा उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, थैंक यू नितिक्षा, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, पर मेरी किस्मत से मैं खुद लड़ लूँगी। प्रेरणा को अग्रिमा के बारे में ऐसी बातें सुनकर नितिक्षा पर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से कहा,
किस्मत अग्रिमा की खराब नहीं है, किस्मत तो उस इंसान की खराब है जिसके नाम की मेहंदी अग्रिमा अपने हाथों पर हक होते हुए भी नहीं लगाती। ये सब बोलते हुए प्रेरणा अर्जुन को ही घूर रही थी। अग्रिमा की नज़र जैसे ही प्रेरणा पर पड़ी तो उसने उसे कोहनी मारकर अपना ध्यान अर्जुन से हटाने को कहा। गुस्सा तो अर्जुन को भी नितिच्छा पर बहुत आ रहा था, लेकिन वो अग्रिमा का रिएक्शन देखने के लिए चुप था और इसी बीच नितिच्छा ने अपनी अदाओं से सबको अपनी हथेली पर लिखा ए अक्षर नोटिस करवा दिया था। अग्रिमा भी वो देख चुकी थी और साथ ही उसने देखा था अपनी खाली हथेली को। अथर्व को नितिच्छा का अग्रिमा के बारे में यूँ सबके सामने गलत बोलना अच्छा नहीं लगा था और उसने नितिच्छा को देखकर कहा, नितिच्छा तुम्हें जिससे जैसे बात करनी है वो मर्जी तुम्हारी मर्जी है, पर आइंदा से अर्जुन का ये मेरी फैमिली के नाम का इस्तेमाल किसी को गलत बोलने के लिए मत करना। नितिच्छा को अथर्व की बात बुरी तरह से चुभ गई और उसने अर्जुन की तरफ उस उम्मीद में देखा कि शायद अर्जुन अथर्व को कुछ कहेगा, पर अर्जुन ने किसी भी स्थिति से बचने के लिए फोन पर अपना ध्यान लगा दिया। अग्रिमा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा और फिर नजरें नितिच्छा पर टिकाकर कहा, जिस इंसान के नाम का पहला अक्षर तुमने अपने हथेली पर लिखा है, उस इंसान को मैं अपने हाथ के लकीरों में लिखवा कर इस दुनिया में आई थी, तो किस्मत और हक की बात मुझसे तो मत ही करना। हथेली पर उनके नाम का पहला अक्षर लिखने से तुम्हारा उन पर हक साबित नहीं होता और मैं मेहंदी लगाऊं या ना लगाऊं, मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, इस जन्म में तो नहीं, ना तुम्हारे चाहने और ना ही किसी और के चाहने से। ये सब बोलते हुए अग्रिमा ने एक बार भी अर्जुन की तरफ नहीं देखा, पर अर्जुन की निगाहें सिर्फ अग्रिमा पर थी। अथर्व ने भी अग्रिमा को ऐसे देखा जैसे वो कोई अजूबा देख रहा हो। क्या है ये लड़की? अर्जुन उसे पूरी दुनिया के सामने अपनाने से मना कर चुका है और ये है कि इस रिश्ते को अकेले ही निभा रही है और दुनिया से अकेले ही लड़ रही है, पर क्यों? ये तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकती है। अथर्व का ध्यान टूटा जब उसने देखा अग्रिमा सबको एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से चली गई। कबीर और प्रेरणा भी अब उठ गए और प्रेरणा अपनी मेहंदी पूरी करवाने लगी। अथर्व को भी अब वहाँ से चले जाना सही लगा, तो वो उठकर कुछ दोस्तों की तरफ चला गया। अर्जुन और नितिच्छा अब भी वहीं थे। अर्जुन ने नितिच्छा से कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ का इस तरह से सबके सामने मजाक बना देगी और साथ ही अपना भी मजाक बनवा लोगी। मैं बेशक उसे अपने परिवार में शामिल नहीं कर सकता, पर मेरे घर वालों ने मुझे हर लड़की की इज्जत करना सिखाया है, चाहे वो कोई भी हो, और शायद इसलिए अब तक तुम यहाँ ठीक ठाक बैठी हो और अगर आगे भी ठीक ठाक रहना चाहती हो तो बिहेव योर सेल्फ। नितिच्छा से अर्जुन का यूं अग्रिमा के लिए उसे सुनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने तैस में आकर अर्जुन से कहा, आप मुझे उस लड़की के लिए सुना रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आप मुझसे शादी करने वाले हैं? उस लड़की इससे आगे नितिच्छा की बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि अर्जुन की आग उगल रही आंखों पर उसकी नज़र पड़ते ही उसके शब्द हलक में ही रुक गए थे। अर्जुन ने गुस्से में दांत पीसते हुए नितिच्छा से कहा, इनफ, हाउ डेयर यू टॉक टू मी इन दिस टोन, और अगर तुम्हारी यही रवैया रहने वाला है तो मुझे लगता है मुझे अपने फैसले पर फिर से सोचना पड़ेगा। अर्जुन के कहे इस वाक्य ने नितिच्छा की सांसें मानो रोक ही दी थी, लेकिन फिर उसे अपने पापा का प्लान याद आया तो उसकी जान में जान आ गई। अर्जुन उसे घूरते हुए वहां से चला गया और नितिच्छा ने खुद से कहा, बस आज का दिन नितिच्छा, कल के बाद अर्जुन इस शादी को नहीं कर पाएगा। अग्रिमा एक और खड़ी फोन पर बात कर रही थी कि उसे अपने पीछे किसी के आने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो अर्जुन खड़ा था। अग्रिमा ने फोन के दूसरी तरफ बात कर रहे व्यक्ति से बात करने का
कहकर फोन काट दिया। अर्जुन ने अग्रिमा को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, तो क्या डिसाइड किया, मेहंदी या डांस? अग्रिमा को अर्जुन को चिढ़ भरी निगाहों से घूरते हुए कहा, वाह क्या बात है, आप मेहंदी लगाने की बात कर रहे हैं और नितिक्षा कह रही है कि मुझे मेहंदी लगाने का कोई हक ही नहीं है। वैसे मुझे लगा था कि आप मुझे सुनाने आए होंगे कि मेरी हिम्मत कैसे हुई आपकी होने वाली बीवी से इस तरह बात करने की। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, हाँ ये बात तो है, पर इट्स ओके, मेरी बीवी आई मीन होने वाली बीवी खुद ही काफ़ी है सबको अच्छे से जवाब देने के लिए, तो आई एम रिलैक्स अबाउट दिस। अग्रिमा ने अब कुछ ज़्यादा कहना ठीक नहीं समझा तो उसने वहाँ से जाना चाहा, पर उसके कदम रुक गए जब अर्जुन के सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया और कहा, मैंने तो सुना था कि तुम अपनी बात से नहीं मुकरती, तो क्या अब क्यों मुकर रही हो? अग्रिमा को अर्जुन की बात का मतलब समझ नहीं आया तो उसने साफ साफ पूछ लिया, क्या कहना चाहते हैं आप? अर्जुन ने अब एक बार फिर से अग्रिमा से पूछा, मेहंदी या डांस? अग्रिमा ने अर्जुन की जिद को देखते हुए अपना सिर पकड़ लिया। उसका दिमाग पहले ही नितिजा की वजह से खराब था, पर उसने अपने सब्र को बनाए रखते हुए अर्जुन से कहा, आप अब तक। अर्जुन ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रही हो तो मेरे ख्याल से डांस का आइडिया ज़्यादा बेटर है, चलो पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसका ये कहकर पहले अग्रिमा का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर फिर कुछ सोचकर अपना हाथ हवा में रोक लिया और अग्रिमा से कहा, ऐसे ही चल रही हो या हाथ पकड़ कर ले जाऊं? अग्रिमा ने तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लिया और साथ ही 2 कदम पीछे हट गई। अर्जुन के अपना हाथ पकड़ने के ख्याल से ही उसका दिल धड़क उठा और वो थोड़ा हड़बड़ा कर बोली, नहीं, डांस नहीं, मेहंदी ही ठीक है। अर्जुन के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए अग्रिमा को देखने लगा। अर्जुन की मुस्कान देखकर अग्रिमा का मुंह बन गया और उसने अर्जुन से कहा, मैं मेहंदी लगवाकर आपको अपना हाथ दिखा दूंगी, पर एक ही हाथ पर लगा पाऊंगी, दूसरे हाथ की हथेली पर चोट लगी है। अर्जुन ने एक पल के लिए अग्रिमा को अजीब सी नज़रों से देखा और फिर बोला, तुम्हें डांस करना है तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती, ऐसे घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो? अग्रिमा ने परेशान होते हुए कहा, मुझे कोई डांस नहीं करना और मैंने साफ साफ ही कहा है कि मेहंदी लगवा कर आपको दिखा दूंगी। अर्जुन को अग्रिमा के चेहरे पर आई उलझन ने खुलकर मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसकी दिलकशी में खोता हुआ वो बोला, शायद तुम्हें याद नहीं कि मैंने क्या कहा था। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ, अगर मेरे लगाने से पहले हाथ पर जरा सा भी मेहंदी लगी तो सबके सामने हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाऊंगा और गाना भी अपनी पसंद का लगवाऊंगा, और इतना पक्का है कि मेरी पसंद के गाने पर तुम डेफिनेटली डांस नहीं कर पाओगे। कुछ याद आया अर्जुन के इस सवाल पर अग्रिमा ने अपनी आंखें कसकर मींच ली। उसे सब याद था, पर वो किसी तरह अर्जुन को टालना चाहती थी, लेकिन शायद भूल गई थी कि इस अकड़ की दुकान का दिमाग चौतरफा चलता है। अब उसमें बहस करने की हिम्मत नहीं थी तो उसने अपना सिर झुका लिया और अर्जुन का चेहरा खिल उठा। मेहंदी का रंग चढ़ेगा ऐसे तेरे हाथों में जैसे तेरा इश्क चढ़ रहा है मेरी सांसों में।